नमस्कार दोस्तों, एथिक्स थ्रू न्यूज़पेपर के नेक्स्ट सेगमेंट में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज के कोट से। कोट है मार्टिन लूथर किंग का। इन्होंने कहा था, एवरीवन मस्ट डिसाइड वेदर ही विल वॉक इन द लाइट ऑफ क्रिएटिव अल्ट्रुइज्म और इन द डार्कनेस ऑफ डिस्ट्रक्टिव सेल्फिशनेस। अल्ट्रुइज्म का क्या मतलब होता है, पहले ये बताइए। देखो, अल्ट्रुइज्म का हिंदी में मतलब होता है परोपकार, और वैसे लेमैन वर्ड्स में अगर बताऊं तो अल्ट्रुइज्म का मतलब होता है आप दूसरों की हेल्प करते हो बिना सेल्फ इंटरेस्ट के। मतलब आपको सामने वाले से कुछ लेना नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसकी हेल्प कर रहे हो, तो ये है अल्ट्रुइज्म। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप खुद हो। आपने देखो कभी ना कभी किसी अपने फेलो सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट की जरूर मदद करी होगी। आपको पता है सामने वाले के पास आपको ऑफर करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपने उसको गाइड किया होगा या फिर अपने नोट्स शेयर किए होंगे, कुछ ना कुछ तो मदद जरूर की होगी सेल्फलेसली, बिना किसी सेल्फ इंटरेस्ट के। तो वो एग्जाम्पल है अल्ट्रुइज्म का। तो देखो, बात करें यहां पर, मार्टिन लूथर किंग ह्यूमन राइट्स के बहुत बड़े समर्थक रहे हैं। उनके अनुसार अल्ट्रुइज्म यानी परोपकार हमारी सोसाइटी और ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हर इंसान सिर्फ खुद के लिए सोचेगा या फिर सेल्फिश एक्ट करेगा तो सोसाइटी में जो वैल्यूज हैं धीरे धीरे डिग्रेड होती जाएंगी, सोसाइटी पतन की ओर आगे बढ़ेगी। अल्ट्रुइज्म की जो वैल्यू है, इसका एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जो आप एग्जाम में लिख सको। कर्नाटक के हरकेला हजब्बा को कुछ ही दिनों पहले पद्मश्री से सम्मानित किया गया, क्योंकि देखो इन्होंने अपने फल बेचने की दुकान से 150 रुपए की प्रतिदिन की कमाई से एक प्राइमरी स्कूल बनवाया ताकि बच्चों को शिक्षा मिल सके। पैंडेमिक और वार के माहौल में ज़्यादातर लोग जहां सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, बट कर्नाटक के हरकेला हजब्बा ने जो किया वो अल्ट्रुइज्म का देखो एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। इसके बाद आगे चलते हैं। कंटेक्स्ट है रशिया यूक्रेन वार में रेसिज्म। देखो, रशिया यूक्रेन वार में एक भारतीय स्टूडेंट की जान चली गई। अभी भी बहुत से स्टूडेंट फंसे हुए हैं और न्यूज़ मिल रही है कि वार जोन से बहुत सारे स्टूडेंट्स निकल नहीं पा रहे हैं, बहुत दिक्कत आ रही है। एक वजह है रेसिज्म। यूक्रेन में जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रहे हैं ना, उन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अभी यूक्रेन और यूरोपियन लोगों को प्रायोरिटी दी जा रही है। यहां तक पोलैंड और रोमानिया के बॉर्डर में भी पहले यूरोपियन और यूक्रेन के लोगों को एंट्री दी जा रही है। रेसिज्म सिर्फ भारत के स्टूडेंट्स के साथ ही नहीं, अफ्रीका और दूसरे एशियन स्टूडेंट्स के साथ भी हो रहा है। इस घटना ने फिर वेस्टर्न लोगों के रेसिस्ट माइंडसेट को एक्सपोज कर दिया है। अधिकतर यूरोपियन मीडिया जिस तरह से इस वार को कवर कर रही है, रेसिज्म उस मीडिया कवरेज में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। उनके इस रेसिस्ट माइंडसेट के अनुसार नॉन वाइट लोग ही अनसिविलाइज्ड होते हैं। सिर्फ थर्ड वर्ल्ड कंट्री में ही वार और कन्फ्लिक्ट होते हैं, सिर्फ वहीं के लोग रिफ्यूजी होते हैं। लेकिन वेस्टर्न नेशन के लोग यह भूल जाते हैं कि वर्ल्ड में अभी तक जितने भी वार हुए हैं उनकी शुरुआत वही लोग करते हैं। 2 वर्ल्ड वार हुए हैं जिनमें वाइट लोगों की इंपीरियल ग्रीड थी, लेकिन ज़्यादातर कैजुअलिटी नॉन वाइट लोगों की हुई। जिन इराक और अफगानिस्तान के लोगों को रिफ्यूजी बनकर रेसिज्म का सामना करना पड़ा, उनकी वजह भी यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज की इंटरवेंशन ही थी। यूरोप में देखो अभी भी रिफ्यूजी माइग्रेंट्स लोगों को एंट्री नहीं मिल रही है। जिनको मिली उन्हें भी रेसिस्ट बिहेवियर का सामना करना पड़ा। उन्हें क्रिमिनल समझा जाता है। एजुकेशन, हेल्थ जैसी जो बुनियादी जरूरतें हैं उनसे भी उनको दूर रखा जाता है, और लो वेज में स्लेव जैसा काम उनसे करवाया जाता है। देखो, वेस्टर्न लोग आज भी खुद को डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के बड़े लीडर के रूप में दर्शाते हैं, और थर्ड वर्ल्ड कंट्री जैसे इंडिया और अफ्रीकन कंट्रीज पर सैंक्शन की धमकी दी जाती है। इंटरनल मैटर्स पर भी ह्यूमन राइट्स का ज्ञान बार बार दिया जाता है, जबकि उनके द्वारा किए जा रहे ह्यूमन राइट्स वायलेशन पर कोई ध्यान नहीं देता, उनको तो इग्नोर कर दिया जाता है। देखो, फार्म बिल्स जो थे वो सही थे या नहीं थे, उन पर एक अलग से डिबेट हो सकती है, लेकिन जिस प्रकार से हमारे देश में किसानों ने रास्ता रोका था ना, उसको अगर कंपेयर करें, वहां पर कनाडा में आपने देखा ट्रकर्स ने रास्तों को जाम दिया, लेकिन इंडिया को लेकर सबने बोला कि देखो डेमोक्रेसी का सम्मान होना चाहिए, किसानों का अधिकार है। देखो, मैं अपने इंटरनल इशू पे बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जब सेम इशू कनाडा में आया ना, तो यूं बोला गया कि नहीं सड़क नहीं रोक सकते प्रोटेस्ट के नाम पर। तो मतलब अलग अलग पैरामीटर है। देखो, इंडिया के लिए अलग पैरामीटर और वहां के लिए अलग पैरामीटर। तो ये जो पॉलिसी है ना, उनका दोगलापन दिखाता है, और ये सिलेक्टिव ह्यूमनिज्म की पॉलिसी है।
देखो यूएस और यूरोपियन लोगों को रियलाइज करना होगा सभी जो ह्यूमंस हैं ना वो इक्वल हैं और सभी ह्यूमंस को डिग्निटी का अधिकार है। हर कंट्री के लोगों को इक्वल ह्यूमन राइट्स होने चाहिए। यह बात यूनाइटेड नेशंस के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में मेंशन है। इंटरनेशनल ब्रदरहुड का जो सपना है वो तभी साकार होगा जब वो सभी के प्रति इक्वलिटी रखें और सभी के प्रति अनबाइस्ड एटीट्यूड शो करें। रेसिस्ट बिहेवियर से लोगों में डिस्ट्रस्ट बढ़ेगा और इससे एक दूसरे के प्रति प्रिजुडाइज्ड और नफरत की जो फीलिंग है वो भी बढ़ेगी, जिसका परिणाम टेररिज्म के रूप में सामने आएगा। यूरोपियन कंट्रीज भारत के वासुदेव कुटुंबकम को अपनाकर वर्ल्ड में पीस और हार्मनी को बढ़ावा दे सकते हैं। भारत यूक्रेन में अपने नागरिकों के साथ साथ दूसरे देशों के नागरिकों की भी मदद कर रहा है, तैयार है। मतलब देखो बेशक ज़्यादा दूसरे देशों के नागरिकों की मदद नहीं की हो, लेकिन इंडिया ने ऑफर किया है अपने पड़ोसी देशों को भी कि आपके अगर स्टूडेंट्स हैं तो हम उनको भारतीय स्टूडेंट्स के साथ बाहर निकालने के लिए तैयार हैं। हम सबको मिलकर ह्यूमैनिटी को प्राथमिकता देनी होगी, तभी हम एक ऐसा वर्ल्ड बना पाएंगे जहां टॉलरेंस, इक्वालिटी और पीस का माहौल हो। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आर्टिकल असनीर ग्रोवर से संबंधित है। ये भारत पे के फाउंडर हैं और इन्होंने अब भारत पे जो स्टार्टअप है इस स्टार्टअप से रिजाइन कर दिया है। शार्क टैंक में ये आए थे जिससे इन्हें काफ़ी प्रसिद्धि मिली। देखो यह जो न्यूज़ है ना ये एथिकल पर्सपेक्टिव से जानना जरूरी है। इन्होंने रिजाइन कर दिया, जीएस के पर्सपेक्टिव से ये जरूरी नहीं है, लेकिन आप एथिकल पर्सपेक्टिव से जानिए, क्योंकि यहां पे ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंक्लूड है। असनीर ग्रोवर और इनकी वाइफ माधुरी जैन पर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के आरोप लगे हैं और इनकी वाइफ को पहले से ही भारत पे से निकाल दिया गया है। एथिकल इश्यूज क्या हैं? सबसे पहला, कॉर्पोरेट मिस गवर्नेंस का यह क्लासिकल एग्जाम्पल है। इसे अब स्टार्टअप मिस गवर्नेंस के रूप में भी ज्यादा देखा जा रहा है। दूसरा, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। देखो असनीर का कंपनी के फाउंडर एमडी की पोस्ट पर होना और उनकी वाइफ को भी इंपॉर्टेंट पोस्ट में शामिल करना, यह देखो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को दर्शाता है। तीसरे नंबर पे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज। इस तरीके के कॉर्पोरेट फ्रॉड से बैंक्स और कंपनीज के बीच अनहोली नेक्सस मतलब मिलीभगत सामने आई। जिस तरीके से देखो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को जो ये बैंक्स हैं इजीली लोन दे देते हैं, इससे बैंक्स का कॉर्पोरेट बायस जो है वो साफ तौर पर नजर आता है। किसान मांगने जाएं, आम आदमी मांगने जाएं तो बैंक्स 100 कागजात मांगते हैं, आसानी से लोन नहीं देते। लेकिन ये जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं इनको आसानी से लोन मिल जाता है और बहुत बार तो ये फिर कॉर्पोरेट ग्रुप्स जो हैं वो डिफॉल्ट भी कर जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले खबर आई थी, एक शिपिंग कंपनी है 22,000 करोड़ का उन्होंने लोन में घोटाला कर लिया, लोन ले लिया लेकिन किसी दूसरे तरीके के लिए इस्तेमाल किया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ इंटीग्रिटी। जिस तरीके से असनीर और उनकी वाइफ ने कंपनी के फंड्स का इस्तेमाल पर्सनल यूज के लिए किया तो देखो ये मोरली रोंग है। नेक्स्ट पॉइंट, इस तरीके के फ्रॉड में बताया गया कि स्टार्टअप कंपनीज के ओवर वैल्यूएशन के टैक्टिक्स से जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस पूरे इंसिडेंट ने भारत के स्टार्टअप कल्चर की इमेज को भी डेंट किया है। इससे देखो जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं ना वो भारत के स्टार्टअप पर थोड़ा कम ट्रस्ट करेंगे। हालांकि देखो एक इंसिडेंट से कितना फर्क पड़ेगा वो तो आने वाले समय में पता लगेगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि किसी भी स्टार्टअप के साथ बड़े स्केल पे ऐसा होता है ना तो बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके मन में डाउट जरूर रेज होता है कि इंडिया के स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करें या ना करें। नेक्स्ट पॉइंट, इस फ्रॉड ने सेबी के लॉज और रेगुलेशन में लूप होल्स को शो किया है, जबकि छोटी कंपनीज अभी भी ओवर रेगुलेशन का शिकार होती हैं। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से संबंधित है। इस बार यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से संबंधित। इसका सीधा मतलब ये है जब आप संविधान के कोर प्रिंसिपल्स की वैल्यूज का पालन करते हो ना तब आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के प्रति फेथफुल हो। रूल ऑफ लॉ, सोशल जस्टिस और राइट टू इक्वालिटी जैसे आइडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के एग्जाम्पल हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रिपल तलाक को इनवैलिड करार करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का ही सहारा लिया गया था। इंपॉर्टेंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की? इससे देखो एक तो हमारे देश में रूल ऑफ लॉ इंश्योर होता है, दूसरे नंबर पे डेमोक्रेसी में लोगों का जो विश्वास है ना वो कायम रहता है, तीसरे नंबर पे सोशल जस्टिस इंश्योर होता है क्योंकि अलग अलग सेक्शंस के लिए अलग अलग अधिकार हमारे संविधान में मौजूद हैं, चौथे नंबर पे सोसाइटी में रिफॉर्म्स आते हैं
5वें नंबर पे सोसाइटी में जो डाइवर्सिटी है या फिर इंक्लूसिविटी है सभी सेक्शंस की, उसको भी सपोर्ट मिलता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है क्या, एग्जाम्पल्स क्या हैं। आज लीडरशिप और गुड गवर्नेंस में आपको एग्जाम्पल देना हो तो आईपीएस शिवदीप लांडे का एग्जाम्पल आप दे सकते हो। बिहार में एसपी के तौर पे इन्होंने जो काम किया, काफ़ी अच्छा काम किया। इन्होंने अपनी सैलरी का 60 से 70% पुअर गर्ल्स की मैरिज के लिए दिया, लड़कों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल बनवाया, स्टेप्स लिए ईव टीजिंग को रोकने के लिए। मतलब स्कूल और कॉलेज के आसपास पीसीआर की तैनाती की ताकि गर्ल्स की ईव टीजिंग ना हो और वो सुरक्षित महसूस करें, वो स्कूल और कॉलेज में आएँ बेखौफ होकर। तो काफ़ी फेमस हो गए थे ये जनता में, काफ़ी अच्छा काम इन्होंने किया। तो आप लिख सकते हो, जब ईव टीजिंग से घटना के बारे में आपको लिखना हो कोई केस स्टडी में, तो आप इनका एग्जाम्पल दे सकते हो। अगर पुलिस मुस्तैद हो, एग्जाम्पल ऐसा सेट हो, तो फिर ईव टीजिंग जैसी जो घटनाएं हैं वो अपने आप कम हो जाती हैं। अगर देखो आप लीडर हो, आप अगर बिल्कुल चौकन्ना हो ना, तो आपके नीचे वालों को भी लगता है कि हाँ सर अगर इतने चौकन्ना है इस इशू को लेके, तो हमें भी कम से कम इस इशू पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ये संकेत चला जाता है नीचे वालों को। अब एक केस स्टडी आप देख लीजिए। केस स्टडी देखो ये है, आप एक जिले के एसपी हो जहां पे ना ड्रग अब्यूज काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ड्रग्स का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा है यूथ में, और आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना वो भी सेम ही प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। और नेशनल मीडिया में, लोकल मीडिया में इस प्रॉब्लम के बारे में बार बार चर्चा होती है। सरकार का, पॉलिटिकल पार्टीज का आपके ऊपर प्रेशर है, मतलब पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर प्रेशर है कि ड्रग प्रॉब्लम को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। इसी बीच एक खबर आती है, ड्रग्स का एक बड़ा जखीरा जो है वो पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया है आपके एरिया में, और जो आरोपी है ना जिनके पास से ये ड्रग्स के जखीरा मिला है उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इससे पहले कि आप ऑफिस में पहुंचते, रूलिंग पार्टी के जो मिनिस्टर है ना वो फोन करते हैं और जो वहां पे लोकल पुलिसमैन थे उनको कहते हैं कि आप आरोपियों को छोड़ दीजिए। देखो आपको वैसे हमेशा से ये लगता आया है कि स्टेट में जो ड्रग का प्रॉब्लम है ना, इसमें कई सारे सीनियर पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व हैं, और आपको जूनियर्स के द्वारा भी ये इन्फॉर्म किया गया है कि अगर ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की कोशिश की जाती है तो झूठे चार्जेस पर या तो आपकी ट्रांसफर कर दी जाती है या फिर सस्पेंड कर दिया जाता है। तो ये पूरी केस स्टडी है। अब आपको बताना है क्या ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल हैं, और आपको हर एक ऑप्शन के प्रोज एंड जो कॉन्स हैं वो भी इवेल्युएट करने हैं। अप्रोच क्या होनी चाहिए आपकी? देखो सबसे पहले आप इस केस स्टडी में सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं ना उनके फैक्ट्स को लिस्ट करोगे। उसके बाद आप एथिक्स इश्यूज जो इन्वॉल्व हैं इस केस स्टडी में उनके बारे में बताओगे। उसके बाद जो भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं उनको बताओगे मेरिट और डीमेरिट के साथ। और सबसे लास्ट में बेस्ट जो आपका कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो क्या होगा उसके बारे में आप बताओगे। तो सबसे पहले बात करें फैक्ट्स ऑफ द केस की। फैक्ट्स क्या हैं इस केस स्टडी के? देखो जो ड्रग की प्रॉब्लम है ना वो सोसाइटी में प्रीवेलेंट है और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर प्रेशर है एक्ट करने का, ये सबसे पहला फैक्ट है। दूसरा फैक्ट ये है ड्रग्स का एक जखीरा पकड़ा गया है, यानी गैंग जो है वो पकड़ी गई है। ये दूसरा फैक्ट है। तीसरा फैक्ट ये है मिनिस्टर के द्वारा इनफॉर्मल डिमांड की जाती है कि जो आरोपी पकड़े गए हैं उन्हें छोड़ दिया जाए। समझ गए? और स्टेक होल्डर कौन है इस केस स्टडी में? स्टेक होल्डर है एसपी, आप खुद, आपका डिपार्टमेंट, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेशर ग्रुप्स जैसे मीडिया, सोसाइटी जो आपके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, और मिनिस्टर। समझ गए? ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं। एथिकल इश्यूज क्या हैं इस केस स्टडी में? सबसे पहला एथिकल इशू तो यही है, आपको ये जो सोशल बुराई है ना ड्रग्स वाली, इसके खिलाफ एक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर। दूसरा पब्लिक सर्विस वैल्यूज, जैसे मिनिस्टर का फोन आया तो बिना दबाव में आके इंटीग्रिटी को मेंटेन करना। तीसरा एथिकल इशू ये है अगर आप एक्शन लोगे उन आरोपियों के अगेंस्ट जिनको मिनिस्टर कह रहे हैं छोड़ने के लिए, तो फिर आपके एक्शन के क्या कंसिक्वेंसेस निकलेंगे, और अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो आपके इन एक्शन के क्या कंसिक्वेंसेस निकलेंगे। सबसे लास्ट में पॉलिटिकल करप्शन और अपराधियों और पॉलिटिशियंस के बीच में नेक्सस, ये भी एक एथिकल इशू है। अब बात करते हैं ऑप्शंस की। क्या ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं? सबसे पहला, मिनिस्टर की जो इंस्ट्रक्शन है उसे मान लिया जाए। क्या इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं? अगर देखो मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शन को मान लिया गया तो फिर एसपी जो है वो
येस मैन की कैटेगरी में आ जाएगा, मिनिस्टर की फेवरेट की लिस्ट में आ जाएगा। और अगर एसपी ऑर्डर नहीं मानेगा तो उसका ट्रांसफर किया जाता है, तो उसने अपनी पोस्टिंग भी बचा ली मिनिस्टर का ऑर्डर मान के। और एसपी यूं भी कर सकता है कि सारे आरोपियों को ना छोड़े, ज्यादातर को छोड़ दे, एक आधे को पकड़ ले और दिखा दे कि देखो हमने एक तो आरोपी पकड़ा है। तो ये मेरिट्स हैं। डीमेरिट क्या होगा? डीमेरिट देखो ये होगा, देखो आपको रियल कल्प्रिट्स के अगेंस्ट करेज शो करनी होगी। ये जो ऊपर आपने लिखा ना कि जो मेन आरोपी है उनको छोड़ दिया, सिर्फ एक आधे उनके चेले चमटे को पकड़ लिया और बोल दिया कि देखो हमने सक्सेस प्राप्त की है। छोटी मछली को पकड़ के सिर्फ फेस सेव होगा, लेकिन रियल में जो सोशल एविल ड्रग वाली है उसको आप खत्म करना चाहते हो, वो खत्म नहीं होगी। रियल जो प्रॉब्लम है जो कि त्यों बरकरार रहेगी और यूथ का जो भविष्य है वो डिस्ट्रॉय होते रहेगा। तो ये पहला ऑप्शन था, मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। अब इसके बाद दूसरे ऑप्शन की बारी आती है, मिनिस्टर को बोलना कि भैया आपको जो ऑर्डर देना है ना वो रिटर्न में दे दो। ये भी अच्छी चीज है, अच्छा ऑप्शन है। मेरिट क्या है इसकी? मेरिट देखो सिंपल है, आपकी जो मिनिस्टर की डिमांड है ना उसने अब फॉर्मल कैरेक्टर ले लिया रिक्वेस्ट का, मतलब कि रिटर्न में वो देगा तभी आप एक्ट करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। तो इससे आपने करेज शो की मिनिस्टर के सामने, और उसके जो वैसे वाले ऑर्डर होते हैं गलत ऑर्डर ला के अगेंस्ट, उसको मानने से इनकार कर दिया। तो इससे आपका सही जो कैरेक्टर है इंटीग्रिटी वाला वो रिफ्लेक्ट हुआ। डीमेरिट क्या है? अगर आप देखो रिटर्न ऑर्डर मांगोगे तो मिनिस्टर जाहिर तौर पर चिढ़ जाएगा और फिर बाद में आपको हरासमेंट का भी सामना करना पड़ सकता है। ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन क्या है? मीडिया के पास जाना और बोलना कि मेरे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है कल्प्रिट्स को छोड़ने का। मेरिट क्या है? मेरिट ये है, इससे देखो रूलिंग पार्टी के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर आ जाएगा और उनको एसपी या फिर दूसरे ऑफिशियल्स के ऊपर अपना दबाव कम करना पड़ेगा। और चूंकि मीडिया में सामने आ गया, अब तो अपोजिशन और भी मांग करने लगेगी कि मिनिस्टर और अपराधियों के बीच में जो नेक्सस है ना इसकी इंक्वायरी की जाए। डीमेरिट क्या होगा? डीमेरिट देखो ये हो सकती है कि इससे थोड़े समय के लिए तो सेंसेशनलाइजेशन आ जाए, लेकिन कंक्रीट कुछ भी ना हो और आपने एज ए एसपी आप मीडिया के पास चले गए, आपके पास इनफ प्रूफ नहीं है, तो कल को फिर आपकी कॉम्पिटेंसी पर भी सवाल उठ सकते हैं कि आपने सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए ये सब आरोप लगाए। चौथा ऑप्शन क्या है? गो अहेड विद द अरेस्ट, सीधा जाइए अरेस्ट कीजिए। मेरिट क्या है? वही बात है, इट शोज द करेज। जो सही है वो आप करोगे और जो गलत है वो नहीं करोगे। इससे ऑफिसर की इंटीग्रिटी और कमिटमेंट टू ड्यूटी का पता लगता है। डीमेरिट्स तो इसके वही हैं जो दूसरे ऑप्शन में हमने डिस्कस किए कि अब मिनिस्टर के ऑर्डर आप नहीं मानोगे तो कल को आपकी ट्रांसफर हो सकती है, सस्पेंशन हो सकता है, लेकिन इन सब के लिए आप तैयार रहो। बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन देखो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शन 2 एंड 4 है। ऑप्शन नंबर 2 था मिनिस्टर को बोलिए रिटर्न में ऑर्डर देना, और ऑप्शन नंबर 4 है जाना सीधा और कल्प्रिट्स को अरेस्ट करना। तो इन दोनों चीजों को आप फॉलो करोगे मिला के। मिनिस्टर को आप बोलोगे भैया रिटर्न में आप रिक्वेस्ट दे दो, वो देंगे नहीं, आप सीधा जाओगे कल्प्रिट्स को गिरफ्तार करोगे, और फायदा वही जो हमने डिस्कस किया। इससे आपकी करेज का पता लगता है, कमिटमेंट टू ड्यूटी का पता लगता है। जब आप एज ए ऑफिसर काम करोगे, देखो सामने वाला कितना ही पावरफुल हो, आपको अपनी जो ड्यूटी है ना उसके प्रति कमिटेड रहना है। तो ये पूरी केस स्टडी हमने डिस्कस की। इसके बाद आज का जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सिटीजन चार्टर मूवमेंट एंड ब्रिंग आउट इट्स इंपॉर्टेंस। देखो सिटीजन चार्टर वॉलंटरी कमिटमेंट्स का एक डॉक्यूमेंट होता है, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वॉलंटरी कमिटमेंट देती है एक डॉक्यूमेंट के थ्रू कि हम किस क्वालिटी की पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं। फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा देखो ये होता है, जैसे आप एसबीआई में जाते हो, आप देखते हो सिटीजन चार्टर को, तो वहाँ पे प्रॉपर टाइमलाइन दी होती है कि कौन कौन सी सर्विसेज बैंक में मिलती हैं, कितना टाइम लगता है, शिकायत हो तो कहाँ पे जा सकते हो, सारी चीज़ें बोर्ड पे आपको मिलेंगी। तो आपको पता लग जाएगा आपके अधिकार क्या हैं, कैसी सर्विसेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस ब्रांच में, इस ऑफिस में। प्रिंसिपल्स क्या हैं सिटीजन चार्टर के? क्वालिटी, चॉइस, स्टैंडर्ड्स, वैल्यू, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और पार्टिसिपेटिवनेस, ये सारे प्रिंसिपल्स हैं सिटीजन चार्टर के। अब देखो वैसे तो ये पूरा का पूरा एक टॉपिक है सिटीजन चार्टर, किसी दिन टाइम मिलेगा तो डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ ब्रीफ में हमें इस क्वेश्चन को डिस्कस करना है ताकि आप क्वेश्चन आ जाए तो आसानी से उसका आंसर दे इसको। इंपॉर्टेंस क्या है सिटीजन चार्टर की? इससे एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनता है। ट्रांसपेरेंट मतलब आप बिजली बिल भरना गए,
कोई शिकायत थी आपकी, अगर आपको पता है 7 दिनों में आपका काम होना है तो ट्रांसपेरेंसी आ गई ना। आप पूछ सकते हो कि 7 दिन हो गए भैया मेरा काम क्यों नहीं हुआ, आप जवाब मांग सकते हो। सर्विसेज सिटीजन सेंट्रिक बनती हैं और एडमिनिस्ट्रेशन मोर पीपल फ्रेंडली बनता है, गुड गवर्नेंस आती है, सर्विस डिलीवरी इंप्रूव होती है और ग्रेवेंस रेड्रेसल का भी एक रास्ता तैयार होता है। ये सारी फायदे हैं सिटीजन चार्टर के, तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। तो हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।